देहरादून केंद्र द्वारा आयोजित काव्य गोष्ठी में मैं पल्लवी मिश्रा आप सभी श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। काव्य गोष्ठी के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने आए कवियों में गीता गैरोला जी हैं, प्रतिभा कटियार जी हैं और रेखा चमोली जी हैं। सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कविता उन उदास दिनों में भी उत्साहित करती है जब गिर चुके होते हैं पेड़ के सारे पत्ते, नंगा खड़ा पेड़, नीचे धूप तापती धरती। ऐसी पंक्तियां लिखने वाली रेखा चमोली जी का हम स्वागत करते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो काव्य पाठ करें। शुक्रिया पल्लवी जी। मेरी पहली कविता का शीर्षक है इन रास्तों को अपनी आदत पड़ने दो। लड़कियों, निकलो घरों से बाहर और सड़कों, रास्तों, दुकानों, बाजारों में फैल जाओ। नुक्कड़ हो या चौराहा, चाय पकौड़ी, राजमा चावल या मूंगफली की ठेली, नदी के किनारे, पहाड़ के ऊपर, जहां भी पहुंच सको पहुंचो। देखो लोगों को सब्जी के ट्रक से सब्जियां उतारते, दूध की गाड़ी का इंतजार करते, टैक्सी की अगली सीट के लिए धक्का मुक्की करते, काम के लिए परेशान मजदूरों के झुंड देखो। देखो जो भी दिखता है सड़क पर, देखो क्या क्या बिकता है सड़क पर कितनी लाचारी है, बाजार में कितनी मारा मारी है। दर्जी की दुकान पर गले के डिजाइन, कुर्ते की लंबाई जांचो। नाई की दुकान पर बालों की स्टाइल दिखो। शॉपिंग मॉल से लेकर हर माल 10 रुपए की चीजें खरीदती। पोस्ट ऑफिस के आगे रुको थोड़ी देर। पहली बार परीक्षा फॉर्म भरने आए बच्चों की मदद करो। अस्पताल का चक्कर लगाओ, कुछ नहीं तो किसी बीमार के साथ आए तीमारदार से बतलाओ थोड़ी देर। थर्मस में उनके लिए चाय ले जाओ। दुकानदारों के काउंटर बजाओ, मेले में जाकर चरखी पर से चिल्लाओ। मेन मार्केट के चौक पर कोई नुक्कड़ नाटक खेलो। दुनिया तुम पर हंसती है तो हंसने दो। लोग तुम्हें घूरते हैं तो घूरने दो। हंसो, बोलो, चलो, दौड़ो, रुको, बैठो, उठो। कुछ न कर सको तो थोड़ी देर चुपचाप बैठी रहो नदी किनारे। किसी खूबसूरत पेड़ के पास एक सेल्फी लो। लड़कियों, इन गलियों, रास्तों, दुकानों, बाजारों को अपनी आदत पड़ने दो। मेरी अगली कविता है पहाड़। तीखे ऊंचे ढलान वाले पहाड़ मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि इनमें घर नहीं बन सकते। इनमें खेत बनाने की कोई सोचता नहीं। इनके सीने पर सड़क काटनी कठिन होती है और इस तरह बच जाती है थोड़ी सी जगह पेड़ पौधों, झाड़ियों, घास कांटों के लिए, पत्थरों, काइयों, चिड़ियों, जीव जंतुओं के बसने के लिए। अगली कविता का शीर्षक है अबे क्या देख रहा है। सुनो लड़कियों, कोई घूर के देखे ना तो नजरें नीची न करना। झेंपना नहीं जरा भी। नजरें पहचानती हो ना, इसलिए जरा भी बुरी नजर से देखती नजर को देखना तो देखना तुम भी वापस घूरकर और पूछना जोरदार आवाज में, अबे क्या देख रहा है। अगली कविता है उत्तराधिकारी। अपने बारे में बताना बहुत जरूरी हुआ तो मैं अपने बच्चों को अपनी दोस्ती के बारे में बताऊंगी, अपनी यात्राओं और गलतियों के बारे में बताऊंगी, अपने असफल प्रेम के बारे में बात करूंगी, पर नहीं करूंगी अपने किसी नए पुराने दुश्मन का जिक्र। मैं उन्हें अपनी लड़ाइयों का हथियार नहीं बनाऊंगी। मेरे बच्चे मेरी दोस्ती और प्रेम के उत्तराधिकारी हैं। मेरी कविता का शीर्षक है अपने बच्चों को भीड़ बनने से रोको। जिस बच्चे ने धूप में तड़पता केंचुआ मिट्टी में वापस डाला हो, चींटियों को बिस्किट का चूरा अपने बिल में ले जाते देखा हो चिड़ियों के लिए घर के बाहर रखा दाना पानी, किसी बीटल या इल्ली पर
पढ़ते पढ़ते पैर को पीछे खींचा हो, जरूरतमंद के लिए रसोई में रोटी और घर में थोड़ी सी जगह देखी हो, घर मोहल्ले की लड़ाई झगड़े में माँ बाप को बीच बचाव करते हुए सुना हो, वह बच्चा किसी का गला पकड़ने से पहले एक बार तो हिचकेगा जरूर। भीड़ में पत्थर उठाते उसके हाथ एक बार तो कांपेंगे जरूर। अभिभावक, ये समय बहुत तेजी से बच्चों को भीड़ में बदल रहा है। छोड़ो सारे कामकाज, कुछ देर बंद करो अपनी मशीनी खटपट, निकल पड़ो अपने बच्चों के साथ किसी यात्रा पर। नदी किनारे बैठ पानी की आवाज सुनो। तुम्हारे बच्चे जाने कि जिस नदी में डुबोए उन्होंने पैर, ठीक उसी से नहीं निकाले बाहर। अपने बच्चों को बीज की यात्रा और पहाड़ की कहानी सुनाओ। क्या उन्हें पता है कि जितनी ये सड़क उनकी है, उतनी ही सड़क पर हाथ फैलाए बच्चे की भी। सभी बच्चों को जाना चाहिए स्कूल, खेलना चाहिए शाम को और भरपेट खाना खाकर करना चाहिए आराम। और भी बहुत कुछ है बताने समझाने को। इससे पहले कि तुम्हारे बच्चे भीड़ बने, उन्हें रोको। धन्यवाद। युवा मन को टटोलती, परखती और उन्हें महसूसती एवं युवाओं को सुंदर संदेश देती हुई इन खूबसूरत कविताओं के लिए रेखा चमोली जी का हार्दिक धन्यवाद। जब देखती हूँ तुम्हारी ओर, तब दरअसल मैं देख रही होती हूँ अपने उस दुख की ओर जो तुम में कहीं पनाह पाना चाहता है। जब बढ़ाती हूँ तुम्हारी ओर अपना हाथ, तब थाम लेना चाहती हूँ जीवन की उस आखिरी उम्मीद को जो तुमसे होकर आती है। ऐसी खूबसूरत पंक्तियां लिखने वाली प्रतिभा कटियार जी से अनुरोध है कि वो हमें अपनी खूबसूरत कविताएं सुनाएं। मेरी कविता का शीर्षक है जब हम जीने लगती हैं। कोई शोर सा उगने लगता है चारों ओर, कोई शोर सा उगने लगता है चारों ओर, भूचाल सा महसूस होने लगता है। माथे पर उभरने लगती हैं लकीरें, भवें तन जाती हैं। कोई गाढ़ा खतरा महसूस होने लगता है उन्हें। दहलीजों को पक्का किए जाने लगता है, सांकलें और मजबूत की जाने लगती हैं, या तो थमाई जाने लगती हैं प्रशंसाएं, ताकि रोका जा सके अभिभूत होने और दैवीय होने की देहरी के भीतर बाखुशी। या बांटा जाने लगता है गोरी काली, अमीर गरीब, दलित ब्राह्मण, पढ़ी लिखी अनपढ़ के वर्गों में। जब कोई नहीं चलता जोर, तो जारी किए जाने लगते हैं फतवे, लिखे जाने लगते हैं नए नियम कानून कायदे। डरे हुए लोग हमें डराने के करते हैं नए नए उपाय। डरे हुए लोग हमें डराने के करते हैं नए नए उपाय, रचते हैं साजिशें। बहुत घबराए नजर आते हैं लोग जब हम स्त्रियां जरा जीने लगती हैं। दूसरी कविता है मुझे तेज धार वाली कविताएं चाहिए। मुझे तेज धार वाली कविताएं चाहिए, जिनके किनारे से गुजरते ही लहू लुहान हो जाए जिस्म, जिन्हें हाथ लगाते ही रिस कर बहने लगे सब कुछ सह लेने वाला सब्र। मुझे ढर्रे पर चलती जिंदगी के गाल पर किसी थप्पड़ की तरह लगने वाली कविताएं चाहिए, कि देर तक सनसनाता रहे ढर्रे पर चलता जीवन और आखिर बदलनी ही पड़े उसे अपनी चाल। मुझे बारूद सरीखी कविताएं चाहिए। मुझे बारूद सरीखी कविताएं चाहिए जो संसद में किसी बम की तरह फूटें और चीर कर रख दें बहरी सरकारों के कानों के पर्दे। मुझे बहुत तेज कविताएं चाहिए। मुझे बहुत तेज कविताएं चाहिए, सांसों की रफ्तार से भी तेज, समय की गति से आगे की कविताएं। हत्यारों के मंसूबों को बेधती कविताएं और हो चुकी हत्याओं के खिलाफ गवाह बनती कविताएं। मुझे चाहिए कविताएं जिनसे ऑक्सीजन का काम लिया जा सके। मुझे चाहिए कविताएं जिनसे ऑक्सीजन का काम लिया जा सके, जिन्हें घर से निकलते वक्त सुरक्षा कवच की तरह पहना जा सके, जिनसे लोकतंत्र को भीड़ तंत्र होने से बचाया जा सके। मुझे चाहिए इतनी पवित्र कविताएं कि उनके आगे सजदा किया जा सके। मुझे चाहिए इतनी पवित्र कविताएं कि उनके आगे सजदा किया जा सके, रोया जा सके जी भर के, और सजदे से उठते हुए हल्का महसूस किया जा सके।
मुझे चूल्हे की आग सी धधकती कविताएं चाहिए, खेतों में बालियों से लहलहाती मोहब्बत के नशे में डूबी कविताएं चाहिए, भोली गिलहरी सी फुदकती कविताएं, और मुझे इस धरती पर मनुष्यता की फसल उगाने वाली कविताएं चाहिए। अगली कविता है मेरी, नीला गुलमोहर और प्रेम। अभी अभी डाकिया रख गया है एक पत्र देहरी पर, अभी अभी डाकिया रख गया है एक पत्र देहरी पर, जिसके भीतर लहरा रहा है आशाओं का संसार, जिसे छूते घबरा रही है लड़की, मुस्कुरा रही है दूर से देखकर ही। अभी अभी अम्मा ने सांकल खोली है तमाम नियम कायदों की, अभी अभी अम्मा ने सांकल खोली है तमाम नियम कायदों की, वो निकल गई हैं घर से बहुत दूर देर रात, उन्हें बाद मुद्दत सांस आई हो जैसे। अभी अभी जिंदगी की कुम्हलाई शाख पर उम्मीद की कोपलें फूटने की आहट हुई है, अभी अभी जिंदगी की कुम्हलाई शाख पर उम्मीद की कोपलें फूटने की आहट हुई है, प्रेमासिक्त कबूतर के जोड़े ने देखा है एक दूसरे को और मूंद ली हैं आंखें। अभी अभी नन्हे ने किलक कर उंगली बढ़ाई है गुस्से से भरे उस अजनबी की ओर, जिसकी आंखों में कुछ देर पहले उतरा रही थी हिंसा, अब उस अजनबी की आंख में उतरा रही है एक नदी, अब उस अजनबी की आंख में उतरा रही है एक नदी। अभी अभी शाख से टूट कर गिरा है नीला गुलमोहर, अभी अभी शाख से टूट कर गिरा है नीला गुलमोहर, प्रेमी जोड़े के कंधे पर रास्तों ने मुस्कुरा कर देखा है उन्हें, एक बदली घिराई है आसमान पर, अभी अभी तुमने मेरी हथेलियों को चूमा है और देखो धरती प्रेम से भर उठी है। अगली कविता है, किसी स्कूल ने नहीं सिखाई वो भाषा, किसी स्कूल ने नहीं सिखाया सूखी आंखों में मुरझा गए ख्वाबों को पढ़ पाना, किसी स्कूल ने नहीं सिखाया सूखी आंखों में मुरझा गए ख्वाबों को पढ़ पाना, नहीं सिखाया पढ़ना बेवाइयों की भाषा में दर्ज एक उम्र की कथा, एक पगडंडी की कहानी। किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया पढ़ना सूखे पपड़ाए होठों की मुस्कुराहट को, जो उगती है लंबे घने अंधकार की यात्रा करके। नहीं बताया किसी भाषा के अध्यापक ने कि चिड़िया लिखते ही आसमान कैसे भर उठता है फड़फड़ाते परिंदों से। नहीं बताया किसी भाषा के अध्यापक ने कि चिड़िया लिखते ही आसमान कैसे भर उठता है फड़फड़ाते परिंदों से, और कैसे धरती हरी हो उठती है पेड़ लिखते ही, और कैसे धरती हरी हो उठती है पेड़ लिखते ही। बहुत ढूंढा विश्वविद्यालयों में उस भाषा को, बहुत ढूंढा विश्वविद्यालय में उस भाषा को जो सिखाए खड़ी फसलों के बाद, जल के राख हो जाने के बाद दोबारा बीज बोने की ताकत को पढ़ना। बहुत ढूंढा विश्वविद्यालयों में उस भाषा को जो सिखाए खड़ी फसलों के जल के राख हो जाने के बाद दोबारा बीज बनने की ताकत को पढ़ना। कहाँ है वो भाषा जिसमें खिलखिलाटों में छुपे अवसाद को पढ़ना सिखाया जाता है। नहीं मिली कोई लिपि जिसमें आखिरी खत के आखिरी हो जाने से पहले उम्मीद लिखा जाता है, जिंदगी लिखी जाती है। वो लिपि जिसमें लिखा जाता है कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी बचा ही रहता है कुछ। बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी। आपकी कविताएं सुनने के बाद ये ध्यान आया कि कविताएं हमारे होने और न हो पाने के तमाम अभिलेखों पर एक सुनिश्चित हस्ताक्षर होती हैं। आइए अब सुनते हैं प्रखर व्यक्तित्व की धनी, जुझारू व्यक्तित्व रखने वाली गीता गैरोला मैडम को। रुकी नहीं, टूटी नहीं और खट सकती है औरत, टूटने की सीमा तक वापस लौट लड़ सकती है औरत। ऐसी कविता लिखने वाली गीता गैरोला मैडम का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अलग अलग मिजाज की कविताएं पढ़ रही हूँ अपनी। पहली कविता है, जाते वसंत की सुरमई शाम। जाते वसंत की सुरमई धुंधली शाम क्षितिज पर टहल रही है। अधीर बादल गश्त पर हैं, दिन की देह कोमलता से आकाश के वक्स में सिमटी है। पक्षी उड़ान पर हैं, पगडंडी के छोर पर खड़े जर्जर पीपल वृक्ष की सदियों पुरानी जीर्ण दुनिया चहचहा रही है। बस्तियों की चहल पहल में सांझ का मौन छिपा है। धुएं की लकीरें अनंत विस्तार में गुम हो रही हैं। धुंधलाई शाम दोपहरी के निशानों को सहलाती, रात को सृष्टियों का जल बिखेरे बिहाग गा रही है।
मेरी अगली कविता है पहाड़ मेरे लिए। पहाड़ मेरे लिए सिर्फ पहाड़ नहीं होता, पहाड़ मेरे लिए सिर्फ पहाड़ नहीं होता, सिलकती लू में ठंडक देने वाला, या सिर्फ घूमने चंद दिन बिताने की जगह। पहाड़ मेरे लिए पिता है, सिर सहलाने वाला नरम हाथ। पहाड़ मेरे लिए पिता है, सिर सहलाने वाला नरम हाथ, पीठ टिकाने का आधार। वो मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, सहलाता है मंद मंद, ताप वाले दिनों को हौले से गुजर जाने को रास्ता देता है। पहाड़ अपने बदलते मौसमों में लिखता है प्रेम पत्र। पहाड़ अपने बदलते मौसमों में लिखता है प्रेम पत्र, जीवन में उगते रेगिस्तान को विश्वास से भर देता है। पहाड़ अंत के विरुद्ध अनंत की लय से जोड़ता है मुझे। पहाड़ अंत के विरुद्ध अनंत लय से जोड़ता है मुझे। पहाड़ केवल पहाड़ नहीं होता, वो खाली हाथ नहीं रहने देता। पहाड़ जिंदगी की तरफ झांकता आकाशदीप है। पहाड़ मेरा मायका है और मायके का मतलब केवल बेटियां जानती हैं। मेरी अगली कविता का शीर्षक है संघर्ष। जब तक रहेगी देह पहाड़ रहेंगे, जब तक रहेगी देह पहाड़ रहेंगे। पहाड़ में रहते हैं पंच तत्व, इन्हीं से बनती है देह। नफरत और प्रेम के हिसाब में ये बहुवाचक हैं, एक दूसरे के विरुद्ध एक दूसरे को दाह देते। पहाड़ फिर उगाते हैं, पहाड़ फिर उगाते हैं, देह भी जन्मती है बार बार। पहाड़ और देह एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं, ना पहाड़ कभी खत्म होते हैं ना ही देह, दोनों जिंदा रहने का युद्ध एक साथ लड़ेंगे। अंकुरण मेरी अगली कविता का शीर्षक है। बिनसर के घने जंगल में सुबह की गहरी धुंध के बीच, पीला कुर्ता पहने बुरांस के नीचे, पंखुड़ियों के बीच, बुरांस के नीचे बिखरी पंखुड़ियों के बीच ये किसकी छाया है। बिनसर के घने जंगल में सुबह की गहरी धुंध के बीच, पीला कुर्ता पहने बुरांस के नीचे बिखरी पंखुड़ियों के बीच ये किसकी छाया है। अंधेरे का चंदोआ अभी हटा नहीं है, अंधेरे का चंदोआ अभी हटा नहीं है। अनेकों पंछी ब्रह्म मुहूर्त में राग भैरवी गा रहे हैं। मैं जीवन के विश्वासों को आदिम राग में पिरोकर आकाश पुष्प की तरफ हाथ बढ़ाती, अरण्य के शून्य बोध के आकर्षण तले अज्ञात सुख में अंकुरित हो रही हूँ। एक और कविता है कुछ तो कहना होगा। राग बागेश्वरी का समय है, राग बागेश्वरी का समय है। घनेरी रात, आकाशी मार्ग में जादुई चांद टहल रहा है। शब्दहीन टका है आकाश में, किसके हिस्से के कृष्णचूड़ा ने ग्रीष्म से हाँपती जमीन में चटक चादरें बिछाई हैं। किसके हिस्से के कृष्णचूड़ा ने ग्रीष्म से हाँपती जमीन में चटक चादर बिछाई है। सदियों तक फैला है मौन, सदियों तक फैला है मौन, बीथोवन की सिम्फनी सा थिरकता है। सदियों तक फैला है मौन, बीथोवन की सिम्फनी की तरह थिरकता है रक्तवर्णी प्रेम। सुदूर जंगल में खिला बुरांस बन गया है। रक्तवर्णी प्रेम सुदूर जंगल में खिला बुरांस बन गया है। सागर माथा सर्दिली हवाओं से थपकियां देता है। अव्यक्त भय से व्याकुल संसार में ये समय को कुछ जीवित पलों की बात है। तो बिनसर के जंगलों और राग बागेश्वरी और भैरवी के बहाने जीवन के तमाम लम्हों की बात, तमाम शेड्स की बात कर कविताएं लिए गीता गरोला जी की कविताएं हमने सुनी। और इसके बाद हम सुनेंगे पल्लवी मिश्रा जी की कविताएं। पल्लवी जी की कविताओं का एक नया स्वर है और अगर देखें तो कुछ लाइनें हैं उनकी कि रेत रेत पहाड़ टूटते शिलाखंड, उन्हीं घाटियों में रचे षड्यंत्रों पर हिमालय का प्रहार। रेत होते पहाड़ रेत दिए जाते हैं, घाटियों का अनर्गल दंभ। तो पहाड़ किस तरह आ रहा है इन कविताओं में, इसकी एक झलक भी है। तो स्वागत करती हूँ पल्लवी मिश्रा जी का कि वो अपनी कविताओं का पाठ करें। बहुत धन्यवाद। मेरी पहली कविता का शीर्षक है मेरे जैसे लोग। मेरे जैसे लोग जो उठाते हैं रिश्तों की जलती अंगीठी से उफनते कनस्तरों को उतारे बिना। धधकती अंगीठी पर उफनते कनस्तर उठाते हैं धुआं और शोर, और फिर बचती है
एक बुझी अंगीठी। मेरे जैसे लोग जब लौट पड़ते हैं बेतुके चौराहों तक जाते गलियारों से, छोड़ आते हैं कई कई दरवाजों में बंद एक छोटा कोना कोई, जिस कोने पर रखी पारे सी उदासी बढ़ाती घटाती जाती है कमरे का तापमान। अपने कोनों पर सजा लो कितने ही फूल गमले किस्से, पर पारे सी उदासी अनचाहे ही लिए जाएगी तुम्हें अकेलेपन के खंडरों तक, जहां रिश्ती रहेगी टीस भरी नदी कोई। मेरे जैसे लोग जब खोल आते हैं रिश्तों की मनोकामना वाली गांठ, शिकन भरे रिश्तों के रेशे उलझने लगते हैं बार बार मंदिरों की घंटियों, दरवाजों और रास्तों पर। मेरे जैसे लोग ज्यों थाम लेते हैं कदम, रात भर लहकती रात की रानी ठान लेती है चांदनी से कहा सुनी के सिलसिले, और बढ़ती जाती है गहराती रातों में बियावानी शिकायतें, जो दर्ज नहीं हुई कभी पर महसूस होती रहीं जले हुए छालों सी। ऐसी ही किन्हीं रातों में मुझ जैसे लोग चांद के ऊपर लगा चंद्रबिंदु होते हैं। मेरे जैसे लोग तुम्हारे देवस्थान में रखा वह दक्षिणवर्ती शंख, जिसके भीतर गूंजता है समुद्र का अथाह गान, जिसे कानों से लगा नहीं सुना गया कभी। अपनी दूसरी कविता मैंने लड़कों को समर्पित की है। सदियों का क्षोभ संभाले ये लड़के, बिलख लेते हैं नदियों पहाड़ों रास्तों पर, स्वीकारते हैं सहज ही अपने हिस्से आई अकथ्य वर्जनाएं, किए जाते हैं अलक्षित प्रेम। बिछोह में शिव हुए जाते ये लड़के, संभाले रखते हैं मन का स्थिरांचल, बुहार आते हैं मंदिर और घर का दालान, जबकि अंतस बुहारा करती है यादों की पतझड़ से बिखरे सूखे पत्ते, जो बिखर जाया करते हैं हर मौसम। प्रेमिकाओं से पहली बार मंदिरों में मिलते ये लड़के, तलाशते फिरते हैं मंदिरों के दीप फूल घंटियों, कलाई के रक्षा सूत्र में प्रेम की छलकियां। प्रेम में अशोक हुए जाते ये लड़के, उगते डूबते और जलते हैं प्रतिदिन, कि गतिमान रहे धुरी सी जिंदगी। दधीची से ये लड़के बिसार दिया करते हैं रुद्राक्ष सा प्यार। नवल धवल आकाश बिंब से ये लड़के गढ़ते हैं स्वयं को अनगिनत प्रकाश पुंजों में, कि प्रखर जलती रहे घर द्वार और शिवालय की दिया बाती। तीसरी कविता मैंने हिमालय को समर्पित की है। रेत रेत हुए जाते पहाड़, खंडित होता हिमालय का दर्प, जिन पर संजोई संजीवनियां चढ़ाई जाने लगी है घाटी की चरम महत्वाकांक्षाओं की बलिवेदी पर। अपनी उजली बर्फ की चादर समेटने लगता है हिमालय, ज्यों देवदारों में सनसनाती हवा फुसफुसा जाती है उसके कानों में घाटियों में घूमती सत्य कथाएं। दरकते पहाड़ सिकुड़ते बुरांश की ऊंची हो चुकी है हिमालय से अधिक घाटियों की क्षुद्र महत्वाकांक्षाएं। रेत रेत पहाड़ टूटते शिलाखंड, उन्हीं घाटियों में रचे षड्यंत्रों पर हिमालय का प्रहार। रेत होते पहाड़ रेत किए देते हैं घाटियों का अनर्गल दंभ। हिमालय के हुंकार पर जो फटते हैं बादल, फफक पड़ती हैं नदियां। पिता की वेदना पर उमड़ आती है गंगा की अश्रुधार, जो बहा ले जाना चाहती है रेत का हर वह कण जो चुभता हो पिता की आंखों में। प्रकृति पुरुष हिमालय की सौभाग्यदायिनी पुत्रियों का अखंड रखना सौभाग्य का दर्प, कि जीवन दायिनी बनी रहे हिमालय की पुत्रियां, विशुद्ध रहे गंगा जल विषाक्त किनारों से बहकर भी। प्रकृति पुरुष बनाए रखना हिमालय की देहरी पर देवस्थानों का संबल, जो थाम लें बढ़कर हिमालय को, कर सकें उसका आलिंगन, कह सकें मुस्कुराकर कि देवस्थल पर तो विराजमान है देव, उसकी ही सौभाग्यवती पुत्री के साथ। बना रहे हिमालय का दर्प, धैर्य धर सके
धरती गुंजायमान होती रहें घाटियां घंटा ध्वनियों से, कि छीड़ हो सके फुसफुसाहटें अनगिन शंखों की मंगल ध्वनियों से। इसी कविता के साथ काव्य गोष्ठी के हम समापन पर पहुंच चुके हैं। काव्य गोष्ठी में प्रतिभाग किया रेखा चमोली, प्रतिभा कटियार, गीता गैरोला जी और मैं स्वयं पल्लवी मिश्रा। बहुत धन्यवाद।